हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे जो CSIR नेट में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभार या फिर उसका यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर स्पेस लिखा हुआ है टॉपिक, बट यू ऑल्सो नो कि CSIR के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी एक टॉपिक को तो कवर नहीं करते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर रहती हैं। तो वेक्टर स्पेस के साथ साथ LD, LI, बेसिस, डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं, इवन सब स्पेस। ठीक है, तो सबसे थोड़ा सा मिक्स रहेंगे सारे रिजल्ट, कोई पर्टिकुलरली एक टॉपिक पर नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हम देखेंगे वन बाय वन। सो पहला जो रिजल्ट है, इट सेज दैट अगर हम बात करें डायमेंशन की, ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका डायमेंशन हमारे पास होता है n+1/2, और आप चाहो तो इसको ओपन करके ब्रैकेट को n² + n/2 करके लिख सकते हो। नाउ सेकेंड, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे, इसका डायमेंशन होता है स्क्यू सिमेट्रिक के केस में n-1/2, प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है, या फिर आप लिखो n² - n/2। किसी भी वेक्टर स्पेस के कितने डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस एग्जिस्ट करेंगे, किसी भी, मान लो किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशंस का पूछ लिया, ऑफ, मान लो हमसे पूछते हैं ऑफ डायमेंशन L, सपोज करो L डायमेंशन का हमसे पूछ लिया कि कितने डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस एग्जिस्ट करेंगे। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज़ को समझाती हूँ। पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है P, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि हमें गिवन है डायमेंशन वेक्टर स्पेस का N, और क्योंकि ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F होता है, कार्डिनैलिटी F की दी हुई है P⁴ k इस फॉर्म में। देन हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू P⁴ kn या फिर nk -1, देन P⁴ kn माइनस P⁴ k, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा P⁴ kn माइनस P⁴ k L-1, then this is whole divided by P⁴ kl-1, P⁴ kl माइनस P⁴ k, एंड ये इसी तरीके से चलेगा P⁴ kl माइनस P⁴ k L-1। अब देखो, मैं आपको याद भी करा देती हूँ इस फॉर्मूले को। देखो यहाँ पर n का इस्तेमाल हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर में L का इस्तेमाल हुआ है, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। ये जो -1 हो रहा है यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पे P⁴ k सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी वही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये जो सब्ट्रैक्ट में चल रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस क्या है, न्यूमिनेटर में जो P⁴ kn जहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में उसकी जगह पर P⁴ k L इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझाती हूँ कि ये किस तरीके से हमें यूज़ करना है इस फॉर्मूले को। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन वैसे आया भी था, मैंने दिसंबर 2021 में आया था ये क्वेश्चन। तो उसमें ये दिया हुआ था कि जो वेक्टर स्पेस है वो 3 डायमेंशनल है, मतलब उसका डायमेंशन हमें गिवन था 3, और ओवर द फील्ड F3, मतलब फील्ड हमें उसमें गिवन थी Z/3Z, ये होता है हमारा Z3, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो ये तो हमें वेक्टर स्पेस के बारे में गिवन था, ये हमें गिवन था फील्ड के बारे में, और ये पूछा गया था कि कितने हम डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस बना सकते हैं। मान लो सब स्पेसेस को W बोल देती हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे कितने डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस होंगे जिसका डायमेंशन कितना हो, 1 हो। तो हमें 1 डायमेंशन के डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस निकालने थे। जैसे कि ये V हमारा वेक्टर स्पेस हो गया ओवर द फील्ड F,
तो यहाँ पर वेक्टर स्पेस की हमें डायमेंशन 3 गिवन थी और इवन फील्ड की भी डायमेंशन 3 थी, क्योंकि वो Z3 था और इसमें 3 ही एलिमेंट होते हैं हमारे पास, दैट इज़ 0 1 एंड 2, ठीक है। तो 3 ही एलिमेंट होते हैं, इसमें भी 3 ही था। और हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम इसमें कितने ऐसे सब स्पेसेस बनाए, सब W आप मान लो W1 W2 W3 डिस्टिंक्ट अलग अलग, कितने ऐसे सब स्पेसेस बने जिसका डायमेंशन कितना हो 1 हो, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला अभी आपको ऊपर बताया ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए क्या क्या निकालना है आपको। डायमेंशन चाहिए हमें v की, तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 3। उसके बाद हमें चाहिए इसकी कार्डिनैलिटी, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3। तो आप p टू दी पावर क्या है वो 3 के बराबर हो गया, ओके। जैसे मान लो ये p टू दी पावर k है क्या चीज़, मान लो इसकी कार्डिनैलिटी होती 9, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, ठीक है। तो वही गिवन है, बट यहाँ पर 3 ही है, तो आप इस तरीके से मान सकते हो कि पावर अभी 1 चल रही है, सिंपल आ जाएगा ये 3। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में हमें p टू दी पावर kn और p टू दी पावर kl का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, p टू दी पावर k वी नो कि यहाँ पर क्या है 3 आ रहा है, और n अगर आपको करना है तो n की वैल्यू क्या थी 3, तो आप इसकी पावर रेज कर दो 3, ये आ गया 27। अब l की जगह पर l की वैल्यू क्या है, यहाँ पर l की वैल्यू है 1। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है कितने डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस बन सकते हैं 1 के, तो l की वैल्यू क्या हो गई 1। इसका मतलब पावर क्या रेज करनी है, p1 रेज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हो गई p टू दी पावर kn की तो वैल्यू 27 हो गई। कैसे, हमने 3 की पावर 3 रेज की, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 3 है और ये 3 रेज हो गया। p टू दी पावर kl के लिए p टू दी पावर k की वैल्यू तो 3 है और पावर में 1 रेज हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो ये आ गया 27, ये आ गया 3। अब फॉर्मूले में देखो कैसे पुट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि ये जो है बीच में काफ़ी सारी टर्म्स है, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट टेल लगाया हुआ है, काफ़ी सारी टर्म्स हैं बीच में, तो हमें पता कैसे चलेगा कितनी टर्म्स लेनी है। आप लास्ट वाली जो टर्म है ना, इसमें एक बार l की वैल्यू पुट करके देख लो, मतलब जितना जिसका आपको निकालना है कि कितने डायमेंशन के डिस्टिंक्ट सबस्पेसेस एग्जिस्ट करेंगे, तो l की जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो एक बार इस लास्ट वाले पोर्शन में आप पुट करके देख लो, या फिर सिर्फ ऊपर ही पुट करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, हमने l की वैल्यू 1 पुट की, तो ये हमारे पास हो जाएगा p टू दी पावर kn माइनस p टू दी पावर l की वैल्यू 1 पुट की, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, मतलब k इंटू 0, ये पूरी पावर कितनी हो गई, p की पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 कितनी होती है 1, मतलब p टू दी पावर kn माइनस 1 वाली टर्म बन रही है। तो अब आप ये देख लो कि ये पहली वाली टर्म नहीं बन गई, ये फर्स्ट वाली टर्म p टू दी पावर k माइनस 1। इसका मतलब आपको इतना सब कुछ सॉल्व ये पूरा लेना ही नहीं है, सिर्फ आगे का इतना ही पोर्शन लेना है। आई होप इट्स क्लियर। ये आप जब इस लास्ट वाले में पूरे में आप नीचे भी जो वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको यही मिलेगा p टू दी पावर k। अब l की वैल्यू थी 1, तो ये आ जाएगा p k सिर्फ, और माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो आपको फर्स्ट वाली टर्म है वही मिल रही है l की जगह पे 1 जब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा p की पावर k माइनस 1। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी। l की वैल्यू अगर 2 होती तो फर्स्ट 2 टर्म्स आ जाती, 3 होती, इसी तरीके से वैल्यू आपको पता लग जाएगा कितने कहाँ तक हमें इसको लेकर सॉल्व करना है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला हमें मिल गया p टू दी पावर k n माइनस 1 p टू दी पावर k l माइनस 1। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 26/2 एंड ये आ गया 13। मतलब कि हमें 13 ऐसे सबस्पेसेस मिलेंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे सारे, और सबकी डायमेंशन कितनी होगी 1 1 होगी, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो मेरे पास इसी का यही फॉर्मूला है, बट उसको कैसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो वो याद करने में थोड़ा इजी रहता है। यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा p टू दी पावर n के, सब में सेम चल रहा था, माइनस यहाँ पर k की पावर में l माइनस 1 l माइनस 2 चल रहा था, तो यहाँ पे हम i कर दे रहे हैं जिसको हम वेरी करवाएंगे। फिर हमने देखा जो नीचे वाली टर्म थी उसमें p टू दी पावर n l चल रहा था, और ये वाली जो टर्म्स थी वो सेम सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। तो दोनों पे प्रोडक्ट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे मल्टीप्लाई में चल रहे थे। वैल्यू क्या करेंगे, आपने देखा था कि सबसे पहले -1 वाली टर्म आई थी, इसका मतलब जो i की वैल्यू है वो हम वेरी करवाएंगे 0 से लेकर r-1,
या फिर l-1 तक। अगर डायमेंशन आप l मान रहे हो तो l ले लो, r मान रहे हो तो r-1 कर दो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी, इसमें भी वही i इज इक्वल्स टू 0 टू r-1, या फिर आप l-1 रख के याद कर सकते हो। मैं r ले रही हूँ तो यहाँ पर r-1 करके सॉल्व कर सकते हैं। देन ये आपको याद रखना है, वही सेम फॉर्मूला है और ये लिखा गया है शॉर्ट रिड्यूस करके थोड़ा, ठीक है। नाउ लेट्स सी थर्ड रिजल्ट। सपोज करो S एंड T हमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें ये पता है कि इसमें से एक जो ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी मान लो S और T में से, मान लेते हैं कि इसमें से एक 1-1 है और ऑन टू नहीं है, और जो दूसरी है उसमें हमें ये पता है कि ये ऑन टू है बट 1-1 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसके रिज़ल्ट हैं और कंपोजिशन है हमारे पास इस तरीके की, मतलब दोनों फंक्शंस, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन है और हमसे ये पूछा गया है क्या फिर ये जो कंपोजिशन बनेगी वो 1-1 और ऑन टू होगी। तो इसका आंसर है ना तो ये 1-1 होगी और ना ही ये ऑन टू होगी। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर हम S की बात करें तो S 1-1 है, जिसकी वजह से ये ऑन टू नहीं हो पाएगी, क्योंकि S ऑन टू नहीं है तो ये जो कंपोजिशन बनेगी वो ऑन टू नहीं हो पाएगी। देन अगर हम T की बात करें तो ये ऑन टू है बट 1-1 नहीं है, जिसकी वजह से ये 1-1 नहीं हो पाएगी। तो कंपोजिशन भी 1-1 ऑन टू नहीं हो पाएगी, क्योंकि S एक चीज़ S है तो वो T नहीं है, जो T है वो S नहीं है। तो ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखना है। फोर्थ रिज़ल्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ रिज़ल्ट है कि क्या ऐसी हमारे पास कंडीशन हो जो रैंक, नलिटी, डायमेंशंस की होती है। बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन के बराबर होता है, ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम या फिर सिल्वेस्टर लॉ आप बोलो उसको। तो ये तो रिज़ल्ट हमारे पास है ही, ठीक है। हम ऐसा क्या एक और रिज़ल्ट दें या फिर क्या ऐसी स्टेटमेंट हम लें जो ये इम्प्लाई कर दे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। फिर से आप ध्यान से सुनिए इस कंडीशन, इस क्वेश्चन रिजल्ट को, कि ये तो हमारे पास है ही सिल्वेस्टर लॉ कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन के बराबर होता है, बट हम क्या एक और ऐसी कंडीशन दें जो दोनों मिलाकर ये इम्प्लाई कर दे कि टी कैसा है, बाइजेक्टिव, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो क्या हम ऐसा रिजल्ट लें? तो हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, रैंक माइनस नलिटी इज इक्वल्स टू एन डायमेंशन। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन ऐसी है जो ये इम्प्लाई करती है कि टी जो है वो बाइजेक्टिव है। इसको ये तो हम थोड़ी देर के लिए मान लो, इसको रहने दो, सिल्वेस्टर लॉ को रहने दो। ये अगर कंडीशन अगर आपको चाहिए कि क्या ऐसा हमारे पास कंडीशन बने कि टी बाइजेक्टिव हो जाए, तो टी को बाइजेक्टिव होने के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, रैंक माइनस नलिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन। अब आप देखो कैसे बाइजेक्टिव कब होता है, ये भी आप इसको आप फिफ्थ रिजल्ट मान लो। फिर मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ जो हमने फोर्थ रिजल्ट में लिखा है। फिफ्थ रिजल्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ I want to say that T is bijective, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब रैंक डायमेंशन के बराबर हो जाए तब वो बाइजेक्टिव होता है, और क्योंकि रैंक डायमेंशन के बराबर हो गई है, दैट मीन्स कि नलिटी है उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम उससे ये कह सकते हैं कि टी बाइजेक्टिव होगा। अगर टी बाइजेक्टिव चाहिए तो उसके लिए ये दोनों कंडीशंस हमारे पास, मतलब आप वाइस वर्सा बोल लो, टी बाइजेक्टिव है दैट मीन्स रैंक और डायमेंशन आपस में बराबर है और नलिटी 0 है, और अगर ये दोनों हैं तो वी कैन से कि टी जो है वो बाइजेक्टिव है। अब हम फोर्थ रिजल्ट को समझ लेते हैं। आप ऐसे समझ लो कि टी अगर मुझे बाइजेक्टिव दिखाना है तो क्या हम ये रिजल्ट ले आए कि रैंक डायमेंशन के बराबर हो और नलिटी 0 के बराबर हो तो टी बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको सिंपली मान लो ए इक्वेशन, इसको मान लो बी इक्वेशन और दोनों को सॉल्व कर लो। क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे सिंपल दोनों एलिमिनेशन से, तो क्या हो जाएगा, आप क्लियरली दिख रहा है नलिटी से नलिटी कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स रैंक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डायमेंशन, which implies rank is equals to dimension।
अगर रैंक डायमेंशन के बराबर हो गई है दैट मीन्स नलिटी तो फिर कुछ बचा ही नहीं। अगर नलिटी भी कुछ बचता तो फिर सिल्वेस्टर लॉ जो है वो हमारा फेल हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो सिल्वेस्टर लॉ से क्या मिल रहा है कि नलिटी फिर कुछ नहीं तो ये 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ये कंडीशन आ गई है दोनों को सॉल्व करने से, जो ये इम्प्लाई करता है कि टी कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो ये 5th रिजल्ट हो गया। अब आ जाते हैं 6th रिजल्ट पे। इसको मैं रिजल्ट नहीं बोलूँगी, ये बस एक टाइप ऑफ अ रिमाइंडर है। मान लो कि आपको एल आई या फिर एल डी फाइंड करना है, या फिर एल आई एल डी भी नहीं फाइंड करना, तो हम मान लेते हैं वी हैव टू फाइंड कि क्या डायमेंशन होगी। और डायमेंशन के लिए हम जानते हैं कि बेसिस अगर हमें पता चल जाए तो वो उसकी डायमेंशन हो जाती है। जिसके लिए अगर हमें मान लो कि स्पैनिंग वेक्टर पता हो तो उसमें से हमें ये फाइंड करना होता है कि जो स्पैन कर रहा है वो सारा एल डी है या फिर एल आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, इफ़ हमें डायमेंशन फाइंड करनी है तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, या तो हमें एल आई पता चल जाए या फिर हमें एल डी पता चल जाए। इसकी हेल्प से ये फाइंड किया जा सकता है। तो ये रिमाइंडर ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन में एल आई फाइंड करना ज़्यादा ईजी हो रहा है तो स्ट्रेट अवे हम एल आई फाइंड करेंगे और वही हमारी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, बट इन केस एल आई हम फाइंड नहीं कर सकते हैं या वो ज़्यादा लेंथी होता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमें एल डी पता चल जाए। और अगर हमें एल डी पता चल जाता है तो हम डायमेंशन से उसमें से हम एल डी सब्ट्रैक्ट करके एल आई को फाइंड कर सकते हैं। टोटल जो डायमेंशन है जो हमारे पास डायमेंशन है उसमें से अगर हम एल डी हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एल आई बचेगा, और एल आई से हम फिर अपनी बेसिस बता सकते हैं। ठीक है, तो एल आई एल डी जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें इजी पड़ेगा वो हम सॉल्व करके डायमेंशंस के लिए जा सकते हैं। एंड ये था हमारा 7th रिजल्ट पे आ जाते हैं। इफ़ यू हैव टू फाइंड कि मान लो क्वेश्चन में आपको कुछ सब स्पेसेस गिवन है, क्वेश्चन में कुछ सब स्पेसेस गिवन है और वेक्टर स्पेस गिवन है और हमसे पूछा गया कि इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा सब स्पेस है। तो आप सिंपल से कुछ रिजल्ट याद कर लो कि अगर इक्वालिटी हमें गिवन है और इक्वालिटी में इज इक्वल्स टू 0 है तो वो हमेशा सब स्पेस रहता है। अगर आपको ऐसे क्लियर ना हो तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें गिवन है x + y इज इक्वल्स टू 0 और हमसे पूछा गया है कि ये सब स्पेस है या नहीं। क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस हमारा R3 है और इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं x, y, z और ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इस कंडीशन की जगह पर मान लो ये कंडीशन x - y इज इक्वल्स टू 0 दी हुई है, x + y इज इक्वल्स टू 1 दी है, x - y इज इक्वल्स टू 1 दी है। कुछ मान लेते हैं ऐसी कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। अगर इज इक्वल्स टू 0 करके है तो वो हमेशा सब स्पेस बनाएगा। नॉट इक्वल्स टू 0 करके है तो वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें इनइक्वालिटी नज़र आती है ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू, लेस देन, इज इक्वल्स टू, तो वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। पहले दो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि इज इक्वल्स टू 0 है, इज इक्वल्स टू 0 है। एंड वन मोर थिंग, अगर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है कोई वैल्यू तो भी वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। तो ये भी नहीं बनाएगा और ये भी नहीं बनाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि कांस्टेंट है तो भी सब स्पेस नहीं बनाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 में है इनइक्वालिटी तो भी नहीं बनाएगा, इनइक्वालिटीज लेस देन इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू में है तो भी नहीं बनाएगा। हाँ, अगर इज इक्वल्स टू 0 के केस में है तो वो सब स्पेस बन जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है जिससे डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 8th रिजल्ट पे। ये भी हमारा सब स्पेस से रिलेटेड है रिजल्ट। अगर मान लेते हैं कि ऑप्शंस में हमें ये पूछा गया कि कौन सा नेसेसरी फिर से सब स्पेस बनाता है, तो आप ये ध्यान रखिए इंटरसेक्शन सब स्पेस बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लीनियर सम की, W1 दो हमारे पास सब स्पेसेस है, लीनियर सम भी सब स्पेस बना, यूनियन सब स्पेस नहीं बनाता। बट हाँ, अगर एक कंडीशन दी हुई हो कि इसमें से कोई कंटेन है एक दूसरे के अंदर तो फिर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मतलब इन दोनों के केसेस में तो ठीक है, बट यूनियन अदरवाइज जो है सब स्पेस नहीं बनता। तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, लीनियर सम भी बन जाएगा, बट यूनियन नहीं बनता। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कि कुछ इस तरीके का सब स्पेस दिया हो, W1 में से W2 को हटा दिया जाए
तो क्या सबस्पेस बनेगा? उस केस में भी नहीं बनता। तो इसमें क्या होता है कि W1 के एलिमेंट होने चाहिए और W2 के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। यही हो गया कि W2 के एलिमेंट्स को हटाना है इसमें से, तो भी वो सबस्पेस नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हो गए, मतलब ज़रूरी नहीं है ये, अभी जो है ना ये नेसेसरी वाले जो केसेस होते हैं उनकी बात चल रही है कि ये बनाएंगे ही बनाएंगे, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये मे और मे नॉट बी के जो केसेस होते हैं इसे यूनियन भी डिपेंड करता है, जो बनाएगा, जो नेसेसरी बनेगा ही बनेगा सबस्पेस, ये उनकी बात हो रही है। 9th रिजल्ट वी हैव, सपोज t माइनस आई टू द होल पावर n इज इक्वल्स टू 0। ये अगर ट्रू है तो आप n से ज़्यादा आगे कोई भी डिग्री ले लो, ये सबके लिए होल्ड करेगा। जैसे कि t माइनस आई n+1 ले लिया आपने, n से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो वो हमेशा इस चीज़ को होल्ड करेगा। या t माइनस आई टू दी होल पावर 2n ले रखा है तो भी वो होल्ड करेगा। n से ग्रेटर जितना भी होगा वो होल्ड करेगा। मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ इसके बारे में। यहाँ पर t हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है विच इज़ v टू v, ठीक है। और अगर मान लो हमें ये पता है कि इसकी एक 1 आइगन वैल्यू होगी, 1 आइगन वैल्यू, आई मीन टू से कि मान लो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन वैल्यूज़ को, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ 1 1 ही हो सकती हैं। तो वहाँ से हमें जो पॉलिनोमियल मिल रहा है वो समथिंग कैसा होगा, t माइनस आई। और अगर ये बोल रहा है कि डायमेंशन इसकी n है तो ये तो हमेशा ट्रू होगा ही होगा, ये तो हमेशा ट्रू होगा। तो इससे हायर डिग्रीज के सारे जो आप लिखोगे वो सारे ट्रू होंगे। बट अगर आप n से कम कोई डिग्री ले रहे हो तो उसके लिए मे और मे नॉट बी का केस होगा। जैसे हम मिनिमल पॉलिनोमियल में चेक करते हैं, अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखी हो तो हम मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं कि किस पे वो 0 बन रहा है, ठीक है। तो वो हमारी डिग्री हो जाती है मिनिमल पॉलिनोमियल की। बट अगर से आप अभी हम जर्नल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उससे कम ले रहे हैं, जैसे कि आपने ले लिया t माइनस आई n-1, n से कम ले लिया, तो ये कहना कि ये इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये मे और मे नॉट बी का केस हो सकता है, मे और मे नॉट बी, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि उससे जितने भी ग्रेटर होंगे वो 0 होंगे ही होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 10th रिजल्ट पे। सपोज हमें गिवन है कि t जो है वो लीनियर स्पैन से डायमेंशन R5, और हमें दिया हुआ है कि जो रेंज होगी वो बराबर होगी, इसकी रेंज बराबर होगी कर्नल से, ठीक है। तो देखो ऐसे केस में यहाँ पर आप ये चीज़ चेक कर लो, डायमेंशन कितनी दी हुई है, डायमेंशन हमारे पास 5 है। और सिल्वेस्टर लॉ हमें क्या कहता है कि जो रैंक प्लस नलिटी हमेशा किसके बराबर हो सकती है, किसके बराबर होती है, डायमेंशन के बराबर होती है। और अगर रेंज और कर्नल दोनों बराबर हैं तो आप 2 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा रैंक इज इक्वल्स टू डायमेंशन। इसमें से आप या तो रैंक को रिप्लेस कर दो या फिर नलिटी कर्नल को रिप्लेस कर दो। तो ये जो है 2 टाइम्स रैंक हमें डायमेंशन देगा या फिर 2 टाइम्स जो है हमें नलिटी यहाँ पर डायमेंशन देगी। तो यहाँ से पता क्या चलता है कि जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो एक ही चॉइस है यहाँ पर, ये अगर डायमेंशन n है तो n/2 हमारा रैंक होल्ड करेगा और n/2 हमारा कर्नल में होगा, ये चीज़ होल्ड करती है। बट जब डायमेंशन ऑड है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि हम हाफ इधर कर दें और हाफ इधर कर दें, ठीक है। तो अगर डायमेंशन ऑड है तो ये चीज़ होल्ड नहीं करती, मतलब रैंक कर्नल के बराबर हम नहीं ला सकते। बट इवन केस में ये पॉसिबल है, जैसे कि मान लो R अगर 6 दिया होता तो हम 3 रैंक में डाल सकते हैं और 3 कर्नल में डाल सकते हैं, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है। बट ऑड के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट 11th रिजल्ट। 11th रिजल्ट में मान लो जो हमें मैट्रिक्स पता है वो कैसी है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन था, हमने उससे मैट्रिक्स जो हमें मिली वो मिली परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स इस पे मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है, लाइक आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, ऑर्डर ट्रेस, सब जो भी इस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है और एग्जाम्पल्स के साथ हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है इन डिटेल, तो आप वो देख सकते हो। तो जब परम्यूटेशन मैट्रिक्स मान लेते हैं हमें ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मिली, तो उस केस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 1 1
ऑन टू इन्वर्टेबल, ये सारे केसेस को होल्ड करता है। एंड वी नो दैट कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होती है वो हमेशा +-1 यही दो आ सकती है, या तो +1 होगी या तो -1 होगी। परम्यूटेशन मैट्रिक्स का थोड़ा सा आइडिया आप ले लो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 1 एंड ज़ीरोज़, 1 ऐसी ये सपोज कर लो, जो 1 है वो रो और कॉलम में सिर्फ एक ही टाइम आता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स इस टाइप से लिखूं तो आप देख सकते हो कि इस रो में एक बार ही 1 आया है, इस वाली रो में एक बार 1 आया है, इस वाली रो में एक बार 1 आया है। कॉलम वाइज चेक करोगे तो भी 1 टाइम आया है, इसमें भी 1 टाइम आया है और इसमें भी 1 टाइम आया है। तो रो एंड कॉलम वाइज इस तरीके से 1 जो है वो 1 टाइम अपीयर करता है। और परम्यूटेशंस तो हमें पता ही है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 ऑन टू दोनों हो वो परम्यूटेशन होता है। इसलिए ये दोनों रिजल्ट हमें मिल गए 1 ऑन टू के। जब 1 ऑन टू दोनों ही हो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन तो वहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल जाता है इन्वर्टेबल का। और डिटर्मिनेंट का मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आइगन वैल्यूज़ की, डिटर्मिनेंट क्यों ऐसा होता है, तो वो सब कुछ वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं 12th। सपोज करिए कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन T1 गिवन है जो V है। अगला ट्रांसफॉर्मेशन T2 गिवन है जो W है। यहाँ पर ये वेक्टर स्पेस है, हमारे V एंड W हमारे फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हमें दी हुई है। और इसके जो मिनिमल पॉलिनोमियल्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। T1 का सपोज कर लो कोई मिनिमल पॉलिनोमियल f1x गिवन है, और T2 का मिनिमल पॉलिनोमियल f2x गिवन है। और अगर आपसे एक ये हमें गिवन है सारा डेटा, और हमसे पूछा जाए एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन T, ठीक है, जो हमारी v और इसके सम से हो रही है, और इसका हमें पॉलिनोमियल निकालना है, और उसको हम मान लेते हैं f। इसके लिए हमने f1 मान लिया, T2 के लिए हमने f2 मान लिया, T के लिए हम सिंपल f मान रहे हैं, ओके। और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। T इज फ्रॉम लीनियर सम, डायरेक्ट सम v ऑफ w टू v ऑफ w पर है। तो इसका आप मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे f? तो सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे हम f1x, मतलब जो पहला आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके मिनिमल पॉलिनोमियल का एलसीएम लेंगे हम उसके दूसरे मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ जो डायरेक्ट सम में लिखा होगा। और इन दोनों का एलसीएम लेने पर जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा वो इस इस ट्रांसफॉर्मेशन का टी का मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें ये टी डिफाइंड किस तरीके से है। टी यहाँ पर डिफाइंड है क्योंकि लीनियर सम था V एक हमने कैपिटल V हमने लिया है कैपिटल U से, और ये डिफाइंड है हमारा T1V T2W, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट रिजल्ट हम देख लेते हैं। अभी था 12th, ये लास्ट है। 13th रिजल्ट देखिए जो कि डायगोनलाइजेबल पे है। ये आपको याद रखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नेवर बी डायगोनलाइजेबल। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस पर क्रॉस लगा देती हूँ। सेकंड, अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास, सो a⁴ 2n हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। a⁴ 2n वेयर दिस a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमेशा होगा। निलपोटेंट की अगर हम बात करें, निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करें, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स या फिर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी जिसे हम बोलते हैं, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, तो ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, इनवॉलेंट्री या फिर जिसे हम रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। तो ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। लास्ट एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स,
परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल तो होती है, बट उसकी एक कंडीशन है, ये हमारी डायगोनलाइजेबल होती है ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल होती है ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। सो दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। टोटल हमने 13 रिजल्ट्स जो हैं डिस्कस किए हैं, और ये सारे रिजल्ट या तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर इसका रिजल्ट इनडायरेक्ट वे में यूज़ होता है, बट यूज़ होता ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको सब कुछ याद रखना है, और आप चाहो तो इसको 1 बाय 1 जो भी हमने डिस्कस किया उसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।